अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं उमर चीमा एजाज सैयद के साथ। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज के टॉक शाक में हम 3 इश्यूज़ पर बात करेंगे, जिसमें सरे फहरिस्त यूनान में होने वाली ट्रेजडी है, जिसमें 300 के करीब पाकिस्तानियों के हलाक होने का खदशा है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत घनौना बिज़नेस है और इसमें लोग भी उनके कोऑपरेशन से ये बिज़नेस चल रहा है कि जो लोग बिरून मुल्क जाना चाहते हैं तो इस वजह से उनकी जान अपनी जान ख़तरे में डाल रहे हैं। इस मौजू पर बात करेंगे। दूसरा इशू ये है कि इस्लामाबाद में मौजूद यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर क्यों नहीं लग रहे, उसके पीछे क्या कहानी है, कौन से लोग अपने लोगों को लगवाना चाह रहे हैं। और तीसरा अहम इशू एक बाप की कहानी जो अपने बेटे को ऑस्ट्रेलिया में एडमिशन कराने के लिए वो पैसे बेच चुका है, डॉलर्स कोई 20-22 हज़ार डॉलर उन्होंने भेजे हैं, लेकिन अभी उधर नहीं पहुंच रहे। क्या मसला आ रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, ये 3 इश्यूज़ पर हम बात करेंगे। एजाज सैयद साहब, आज आप काफ़ी ये जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग का इशू है इस पर आप नज़र रखे हुए थे। कोई आपकी स्टोरीज़ भी चल रही थी कि जो नई एक कमेटी बनी है उसके हवाले से, तो कोई आप इस बारे में हमें कोई एतमाद में लिया करें कि क्या हो रहा है उस इशू पे। चीमा साहब बहुत शुक्रिया। चीमा साहब, आपको पता है कि हम 2004 से वजारत दाखिला पर्टिकुलरली FIA के इशू जो हैं उनको कवर करते हैं, तो उसमें एक इशू ह्यूमन ट्रैफिकिंग का भी है। बैकग्राउंड उसका बहुत बड़ा है, लेकिन कंसाइज करके कहानी बयान करना कि 300 आपको पता है पाकिस्तानी यूनान के पास समंदर में जो है वो शहीद हो गए हैं, जाँ बहक हो गए हैं। चीमा साहब, मेरे पास नई बात यह है कि इन पाकिस्तानियों की जो अक्सरियत है वो लीबिया और दुबई के वीज़े लेके गई थी। लीबिया के वीज़े इन पर्टिकुलर आम तौर पे ये डोंकी लगाते हैं। डोंकी लगाना ये होता है कि लैंड रूट से ईरान के ज़रिए तुर्की में दाखिल होते हैं और तुर्की के ज़रिए ये यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों में जाते हैं। इनके आम तौर पर जो बैरून मुल्क जाने के जो ख्वाहिशमंद लोग होते हैं उनकी 3 बड़ी डेस्टिनेशंस हैं, 3 बड़ी उनकी मुकामात हैं तुर्की से। एक तो स्पेन जाना पसंद करते हैं, दूसरा इटली जाना पसंद करते हैं, तीसरा फ्रांस जाना पसंद करते हैं। यूनान भी इधर से जाते हैं। यूनान रास्ता है इनके, तुर्की से यूनान गए और यूनान से आगे लैंड रूट भी है और बाय सी भी है। तो जो यूनान वाले हैं वो इस वाले से बड़े सख्त हैं कि वो उनका कानून ये है कि जो उनके साहिल पे आ जाए तो उसको साइलम देने का उनकी कोई पॉलिसी है, लेकिन वो अपने साहिल के ऊपर किसी को आने नहीं देते। तो ये कश्ती भी जब वहाँ पर आई तो इस बात की एविडेंसेस मौजूद हैं कि यूनान की जो कोस्ट गार्ड है उसने इस कश्ती को अपने साहिल पर नहीं लगने दिया। और ये कश्ती जो है जिसमें 300 पाकिस्तानी थे, एक ऐसी जगह डूबी जो फिशिंग का एरिया था, जहाँ पे तकरीबन समंदर 4 से 5 किलोमीटर गहरा था। और ज़ाहिर है जब ये डूबे हैं तो अक्सर जो लोग हैं वो मारे गए। इस पर वजारत दाखिला ने एक कोऑर्डिनेशन कमेटी कायम कर दी है। FIA ऑलरेडी इसके ऊपर काम कर रहा है। लेकिन ना असल मसला जो है वो ये है कि लोग अच्छी ज़िंदगी की ख्वाहिश में बैरून मुल्क जा रहे हैं। और ये आजकल में नहीं हुआ, ये माजी में भी कश्तियाँ उलटती रही हैं, माजी में भी सैकड़ों पाकिस्तानी जाते रहे। और बड़ा अफसोसनाक है, ज़्यादा ये काम अरूज हुआ है 80s के एंड पे, 90s के मिड से लेकर अब तक ये ज़्यादा अरूज पकड़ा है कि लोग गैर कानूनी तरीक़ों से बैरून मुल्क जाते हैं। और इसकी आगाज़ चीमा साहब वो जानना बहुत ज़रूरी है, आम लोगों को नहीं पता कि ये जो फिनोमेना है ना गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क जाने का, ये फिनोमेना गुजर खान से लेकर गुजरांवाला तक की जो पट्टी है ना, इसका दरमियान का एरिया, ये वहाँ पर ये फिनोमेना ज़्यादा है। और अब सवाल ये पैदा होता है कि वहाँ पर क्यों है। असल में 50s में और 60s में आपको पता है मंगला डैम बना था यहाँ पर, जेलम के साथ आज़ाद कश्मीर का एरिया बनता है वो जेलम को भी टच करता है। तो वो मंगला का जो इलाका था उसके तमाम लोगों को बरतानिया ने अपनी इमिग्रेशन वीज़ा दिया था। तो वो जो लोग जब बैरून मुल्क गए और वापस अपने इलाकों में आते थे तो ज़ाहिर है वहाँ पर उस वक्त भी बरतानिया का जो पाउंड स्टर्लिंग था मजबूत था, उनका जो तर्ज ज़िंदगी है वो बदल गया। तो देखा देखी जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश हो गई कि वो यूरोप और बरतानिया जाएँ। कुछ वहाँ उन दिनों फ्रांस की पॉलिसी और इटली की पॉलिसी जो है इमिग्रेशन वो ज़रा नरम थी। तो गुजरात और मंडी बाउद्दीन के इलाके अगर आप जाएँ, वज़ीराबाद साइड तक जाएँ, तो वहाँ पर आपको ज़्यादा फ्रांस के गए हुए लोग मिलते हैं। वजह उसकी यह है कि वो लोग उस ज़माने में चले गए। तो फिर इर्द गिर्द जब एक महल्ले में से एक बंदा बैरून मुल्क जाता है
तो पड़ोसी जो है उनकी भी ख्वाहिश होती है कि हम भी अपनी ज़िंदगी जो है बदल लें, काम शायद तालीम उनकी आपस में एक जैसी हो, लेकिन एक बंदा बाहर पैसे वही काम कर रहा है और उसको बहुत अच्छा मुआवजा मिल रहा है जो पाकिस्तान में करने से नहीं मिल रहा। तो ये अच्छे मुस्तकबिल की ख्वाहिश में लोग जाते हैं और इसलिए जाते हैं कि पाकिस्तान में ये अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। तो इसमें पाकिस्तान में ह्यूमन ट्रैफिकिंग जो है, और ह्यूमन ट्रैफिकिंग और ह्यूमन स्मगलिंग में भी फ़र्क है, ये भी बात समझने की है। ह्यूमन स्मगलिंग ये है कि किसी को बैरून मुल्क भेज देना, ये ह्यूमन स्मगलिंग है, लेकिन पैसे लेके भेज देना। बाज़ का जान पहचान में भी लोग भेज देते हैं, ज़्यादातर पैसे लेते हैं। और ह्यूमन ट्रैफिकिंग क्या है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग ये है कि किसी को बैरून मुल्क भेजना और उसका पासपोर्ट लेना या उसकी सफरी दस्तावेज़ात ले लेना और उसको एक्सप्लॉइट करना, उसका इस्तेसाल करना, उसे कम तनख्वाह देना या उसको दबा के रखना। तो ये जितने बेचारे लोग जाते हैं ये सारे एक्सप्लॉइटेशन का शिकार होते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग का शिकार होते हैं। इस पे पाकिस्तान ने बड़ा काम किया है। आपको पता है FIA के एक अफसर थे राजा ज़हीर, पिछले दिनों अमेरिका ने उनको एक एजाज़ दिया है, बल्कि जिस दिन कश्ती उल्टी है उसकी कहानी और उनकी जो उधर अमेरिका में जो उन्हें अवार्ड मिल रहा था वो एक दिन ही दोनों तकरीबन एक साथ ही वो हो रहे थे। तो चीमा साहब ये वाक़या है और ये इतना तकलीफ दे वाक़या है कि वालिदैन जो हैं वो रो रहे हैं और लोगों को सिर्फ ये बताने की ज़रूरत है चीमा साहब कि मेहरबानी करें अपने बच्चे को नौकरी में भी मत डालें, कारोबार शुरू करवाएं, अपने एंटरप्रेन्योर, बेशक आप हट्टी लगाएं, बेशक आप रेडी लगाएं, कारोबार शुरू करें। एजाज ये ट्रेजेडी है, इसके बावजूद मैं आपको बताऊं लोगों ने बाज नहीं आना, लोग अभी भी बेचने को तैयार हैं और उनका ये ख्याल है कि ज़रूरी तो नहीं कि रोज़ाना की बुनियाद पे कोई इस तरह के वाक़यात हो जाते हैं, लेकिन जितने ये पैसे लगाते हैं ये एक नफसियाती अमल भी है। जितने पैसे लगाते हैं इनके भी कोई 15-20 लाख से तो कम नहीं जाते ना, ये जो यूरोप में लेकर जाते हैं इससे ज़्यादा ही जाते होंगे, 25-30। हाँ, तो मैं तो एक कंजर्वेटिव साइड पे जा रहा हूं। अच्छा, आप ज़रा इमेजिन करें कि अगर आप 15-20 लाख का कोई अच्छा सा कारोबार शुरू कर लें, कारोबार इस तरह नहीं कि आप नवाबों की तरह बैठ जाएं कि मैंने कोई दुकान बना ली है और मैंने 4 नौकर रख लिए हैं, कारोबार का मुझे पता ही ना हो कि मैं कर क्या रहा हूँ। पहले आप किसी से कारोबार सीखें, आपको इन्स एंड आउट्स का आइडिया हो, आपको ये आइडिया हो कि कौन सी चीज़ किधर से सस्ती मिल सकती है, यानी कि आपके रिलेटेड आपको कारोबार शुरू करेंगे ना तो उसमें ज़्यादा चांसेस हैं कि आप ग्रो करेंगे। उधर भी जाते हैं फिर जो है 5-10 साल इनके इसी तरह पासपोर्ट के चक्कर में लग जाते हैं, रोते रहते हैं मेरा पासपोर्ट नहीं बना, मैं वापस नहीं आ सकता। तो ये इधर ये जो है ना एक्सक्यूज़ जो है यानी कि जी बेहतर मुस्तकबिल की खातिर, मुस्तकबिल इधर भी बेहतर हो सकता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये नफसियाती तौर पर हमें ज़्यादा तस्कीन है या हमें एक ज़्यादा एक लोग कन्विंस हैं कि मेरे इधर कामयाबी के चांसेस की निस्बत मेरे बाहर जाने से मैं ज़्यादा होंगे। हालांकि उधर इनको बहुत सारी ऐसी स्टोरीज़ आ रही होती हैं कि लोग बाहर जाके कुछ 10-10 साल पासपोर्ट के चक्कर में बैठे रहते हैं। मेरे अपने एक अजीज़ हैं जो इसी तरह इसी हालत में हैं, ठीक है। तो मैं उनको भी या बाकी जो लोग हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि खुदारा आप ऐसा ना करें। लेकिन एजाज़ ये ऐसा चीज़ है, मेरे अपने जो अपनी फैमिली से कई लोग गए हैं, उन्हें जब पता चला कि मेरे ख्यालात क्या हैं उन्होंने मेरे से ज़्यादा वो डिस्कस करना छोड़ दिया। उन्हें लगा कि ये इसके ख्यालात ना उसने हट के हैं, तो वो अपनी मर्जी करते हैं। फिर जब होता है ना, फिर जब कोई मसला आता है तो तब वो उसका इजहार करते हैं। उसमें एक और मसला है ना उमर, ये वो मामला ये होता है कि जब आप किसी को डिस्करेज कर रहे होते हैं तो वो ये सोचता है, उसकी एक सोच ये भी होता है कि ये नहीं चाहता कि हम तरक्की करें। वो ये समझते हैं कि ये तो चाहते, देखें जी इनके हालात तो बेहतर हैं, ये नहीं चाहते कि हम तरक्की, या इनके हालात बेहतर नहीं भी हैं तो ये नहीं चाहते कि इन्हें पता है कि हम तरक्की कर जाएंगे। तो वो लोग ये भी सोचते हैं। ऐसे ही है जैसे पाकिस्तान सोचता है ना कि हमें पूरी दुनिया हमारे खिलाफ साजिश कर रही है कि अमेरिका नहीं चाहता, यानी कि ऐसा लगता है कि जैसे अमेरिका को ये डर है कि किसी दिन हम अमेरिका को बीट ना कर जाए। ठीक है, तो चले नेक्स्ट एजाज आप ये बताएं कि आपने एक दफ़ा एक स्टोरी की थी कि इधर ही हमारे इस व्लॉग में डिस्कस हुई थी कि इस्लामिक यूनिवर्सिटी के जो प्रेसिडेंट का मामला है कि जो उधर का जिस तरह बाकी जगहों के वाइस चांसलर होते हैं यूनिवर्सिटी के सरबराह, इधर प्रेसिडेंट होते हैं, तो वो नहीं लग पा रहे थे। उनका क्या बना, अभी लग गए या नहीं लगे? जी साहब, मेरे ख्याल में सऊदी उनके सरबराह तो अभी भी लगे हुए हैं। और फिर मुझे याद है कि हमने ये भी डिस्कस किया था कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी और 1-2 और यूनिवर्सिटीज़ का भी हमने जिक्र किया था कि जिनके सरबराह नहीं लगे हुए थे और उनका इंतज़ाम सुहेला साहिबा हैं HEC की, वो उनके सुपुर्द कर दिया गया था। तो ये, लेकिन असल कहानी तो अभी आपके पास है ना जो आप बता रहे हैं। एक तो ये है कि जो इस्लामिक यूनिवर्सिटी का वो भी नहीं लगा हुआ, वो भी नहीं लगा हुआ, नहीं लगा हुआ। कहानी ये है
कि इनफैक्ट इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ के लिए जब की बात कर रहे हैं, यानी कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी, अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी और इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो इस्लामाबाद में मौजूद हैं, 3 यूनिवर्सिटीज़, इनके लिए जो वाइस चांसलर की सिलेक्शन का प्रोसेस या उसके लिए जो तलाश जारी हुई कि उम्मीदवार जो है उनके इंटरव्यूज़ शुरू हुए, ये सारा अमल जो है वो एक साथ हुआ। यानी कि एक ही रिसर्च कमेटी थी जिसने इंटरव्यूज़ किए। आगे उसमें इन्होंने कोई 3 अलग सी समरी बना दी। गो कि जब आपने एक ही रिसर्च कमेटी है, अहलियत का म्यार एक है, तो आप जो है वही भेज देते हैं जी कि हमने ये लोग जो हैं वो फ़ाइनल किए हैं, आप इनमें से सिलेक्ट कर लें। इन्होंने कोई समरीज़ जो हैं वो अलहदा कर दी। एक जो है वो कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की बना दी, एक जो है अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की बना दी, एक जो है इस्लामिक इंटरनेशनल की बना दी। अब जो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी में तो एक साहब आके लग गए, न्याज साहब हैं, वो उधर पंजाब यूनिवर्सिटी से आए हैं, उनको वाइस चांसलर लगा दिया। बाकी जो 2 समरी हैं ना, वो एक पहले ही कोई वजारत तालीम में रोक ली गई और दूसरी जो है वो वजारत PM ऑफिस में थी, उधर से वापस मंगवा ली गई। यानी किस किस यूनिवर्सिटी की रोकी गई? ये इस्लामिक इंटरनेशनल की और जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की। अच्छा, जो इस्लामिक इंटरनेशनल की है उसमें जो है ना वो सऊदी अरब हमारे दरमियान में, यानी कि उनका आई डोंट नो कि वो किस तरह हमने उनको ये राइट दिया हुआ है, लेकिन उन्होंने तुनतना के ये राइट लिया हुआ है कि इधर जो प्रेसिडेंट आएगा वो उनका आएगा, और अभी तक वो नहीं आ पा रहा। वो उस बारे में ये हम उनके रहम करम पर हैं कि वो जब चाहेंगे जिसको लगाएंगे, बाहर से बंदा मंगवाएंगे तो वो लगेगा। बाकी जो अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है उसका बड़ा एक इंटरेस्टिंग केस है। उसमें एक तो ये है कि जो पहले जो उसके थे चांसलर थे अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के, जब इन्होंने जो लिस्ट बनाई उनमें उनको इन्होंने सरे फहरिस्त रखा और दूसरे नंबर पे थे एक नासिर साहब। ठीक है, अब यह है कि नासिर साहब को दूसरे नंबर पे रखा और वो समरी जो है वो ऊपर चली गई वज़ीर-ए-आज़म सेक्रेटेरिएट में। अब ये चैलेंज आ गया कि हम नासिर साहब को ऊपर करना है। नासिर साहब को ऊपर करने के लिए समरी जो है वो दोबारा से वापस मंगवाई गई है। अच्छा, हाँ, यानी मेरिट ही बदल दिया गया। मेरिट अब यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि अगर आप जो नंबर 1 है आप उसको सिलेक्ट नहीं करते तो फिर आपको कोई ना कोई जवाब देना पड़ेगा कि इनको हमने क्यों रिजेक्ट किया। तो आप नंबर 1 को आप रखना नहीं चाह रहे, जो नासिर साहब हैं उनको आप रखना चाह रहे हैं, तो उसके लिए इन्होंने दोबारा से इश्तिहार दिया। अच्छा, दोबारा से इश्तिहार दिया, वही कमेटी बन गई जो कि पहली थी और कोई नई चीज़ ऐड नहीं की। एक होता है ना कि आप ये कहेंगे कि पिछली दफ़ा हम ये बात भूल गए थे तो वो बात पूछनी याद नहीं रही थी तो हम जो है वो इस दफ़ा वो पूछेंगे, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, लेकिन ये है कि मकसद जो है अभी तक जो पता चल रहा है वो ये है कि नासिर साहब को ऊपर करना। नासिर साहब जो है ना वो इस टाइम कायम मकाम वाइस चांसलर भी आप समझेंगे वही हैं, अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी के। अब ये है कि नासिर साहब को क्यों लगाना है, ये कौन है नासिर साहब? जनाब, नासिर साहब जो है ना वो आपके जो एक बड़े महबूब जर्नल हैं आसफ गफूर साहब। ओहो, उनके भाई हैं मेरे ख्याल में। उनके नहीं तुक्के नहीं लाने। अच्छा, हाँ, तुक्के नहीं लाने। अच्छा उनके बहनोई हैं। उनके बहनोई हैं, भाई हो गया ना। और भाई और बहनोई में फर्क होता है यार। तो उनके बहनोई हैं और जो हमारे महबूब वज़ीर तालीम हैं जो आमतौर पे तकरीर में गालियाँ भी दे देते होते हैं, आपको पता है ना, राना तनवीर साहब जो हैं, राना तनवीर साहब के इलाके के भी हैं। अच्छा, ठीक है, लेकिन तो अब ये डबल बैरल नासिर हो गया। लेकिन ये है कि अब राना तनवीर साहब हैं वो जो वजह बयान कर रहे होते हैं लोगों से, वो यही कह रहे होते हैं कि यार वो जनरल आसफ गफूर का यानी कि उनके अजीज़ हैं, यानी कि हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये पता नहीं कि जनरल आसफ गफूर का ज़्यादा प्रेशर है या कि राना तनवीर साहब जो है इनके को अपने मुफादात उससे वो नहीं, नाम का भी तो प्रेशर है ना। हाँ, नाम का भी तो प्रेशर होता है। नाम का भी है, इनके और भी कोई इनके वो जब से वाइस चांसलर बने हैं, एक्टिंग वाइस चांसलर, राना साहब की काफ़ी बातें इनके इश्यूज़ भी अकोमोडेट हो रहे हैं। कोई लोग जो हैं उन्होंने को लगवाने थे वो भी उन्होंने लगवाए हैं, लेकिन ये है कि ये तासर बदस्तूर बरकरार है कि वो जनरल साहब की वजह से प्रेशर है कि हमने इनको लगाना है, और इस वजह से जो है ना नासिर साहब को हमने 2 नंबर से 1 नंबर पे लाना है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में चीमा साहब आपकी बात को मैं जंप करते हुए आसफ गफूर साहब को तो आप और मैं कुछ नहीं कह सकते। आसफ मुनीर साहब से दरख्वास्त कर लें कि जनाब अपने इज़्ज़त माब अफसर को देखें और ज़रा सिविल यूनिवर्सिटियों पे थोड़ा ये भी चेक हो जाना चाहिए
कि क्या ये मसला जनरल आसिफ गफूर का है या राना तनवीर जो है वो आसिफ गफूर का नाम इस्तेमाल कर रहे हैं? नहीं, लेकिन पहली बात यह है कि क्या नासिर साहब की जो तैनाती है कायम काम हेड, कायम काम वाइस चांसलर, वो भी मेरिट पे आई या नहीं है? मेरिट पे ये है ना कि वो डीन थे आपने नहीं नहीं, लेकिन डीन तो और भी होंगे ना, क्या वो सबसे सीनियर थे? सवाल ये भी है ना, ठीक है। तो ये देखा जाए। एक और यूनिवर्सिटी का मैं जिक्र कर दूं, आपकी बात पूरी होगी? हाँ करें। एक है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, वो भी इस्लामाबाद में है। ठीक है। चीमा साहब, आप सुन के रवाना होंगे कि इसका नाम है फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी, लेकिन इसका हेडक्वार्टर कराची में है। अच्छा, ठीक है। और प्रॉब्लम्स तो हर अदारे के इंतजामी होते हैं, लेकिन इस यूनिवर्सिटी का एक प्रॉब्लम मुझे पता लगा जिस पे मुझे बड़ा दुख हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में, पर्टिकुलरली शोबा उर्दू में, फेडरल उर्दू यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे विजिटिंग टीचर्स आते हैं और बहुत बड़े अच्छे विजिटिंग टीचर्स आते हैं। और चीमा साहब, ये जो यूनिवर्सिटी पहले तो थी यहाँ पे 0 पॉइंट पर थी, अब ये यूनिवर्सिटी चली गई है बैरिया इनक्लेव की तरफ, जहाँ पर कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी नहीं जाती। चीमा साहब, विजिटिंग खेतों में है जी, खेतों में, दूर दराज एक शहर के दूसरे कोने पे जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं जाती, विजिटिंग टीचर्स चीमा साहब आते हैं और उनकी जो सैलरीज है वो रुकी हुई है। और ये 1-2 महीने की नहीं, 6-6 महीने की भी रुकी हुई है, और वो बेचारे मजबूरन आ रहे हैं। और पहली तो बात यह है कि विजिटिंग टीचर्स को पेमेंट ही बड़ी कम होती है। ठीक है, आप खुद विजिटिंग टीचर रहे हैं, आपसे ज्यादा कौन? आप भी रहे हैं, मैं भी रहा हूँ। जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही। तो एक ये है कि मौजूदा स्टैंडर्ड्स के एतबार से एक विजिटिंग टीचर को जो PhD भी है, ठीक है, हम तो मास्टर्स को थे, वो PhD भी थे, PhD टीचर्स भी हैं, मास्टर MPhil भी हैं, MPhil भी हैं। अब तो क्राइटेरिया बदल गया। तो उनको चीमा साहब आप यकीन करें बहुत कम पैसे, और वो पैसे जो वो 6-6 माह 5-5 माह दे नहीं दे रहे। मेरे ख्याल में एक तो ये है कि इसका हेडक्वार्टर यहाँ पर, वाइस चांसलर को यहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाना चाहिए, कराची से यहाँ पर लाना चाहिए। और सबसे अहम बात यह है कि चीमा साहब, ये जो टीचर्स हैं उनकी तनख्वाहें फौरी अदा की जानी चाहिए। नहीं, अब ये है ना कि अगर आप हेडक्वार्टर का आपका मुतालबा आ गया तो उन्होंने कहना है कि हमने हेडक्वार्टर पहले बना लें, बजट हमारे पास कम है, इतना है, बाद में दे देंगे। तो आप ये बताएं कि अभी आपका अभी आपने पहले हेडक्वार्टर शिफ्ट कराना, नहीं शाही को कबूलियत का टाइम भी होता है यार, आपने पहले हेडक्वार्टर शिफ्ट कराना है या जो उनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं वो मामला? मेरा ये ख्याल है कि उनकी तनख्वाहें फौरी तौर पे, पहली तरजीह के तौर पर उनकी तनख्वाहें अदा करें, और दूसरी तरजीह के तौर पे उस हेडक्वार्टर को यहाँ पर। अच्छा, ये उधर कराची में भी कैंपस है? जी, उनका मैं वही VC उधर बैठते हैं। नहीं वो ठीक है जी हाँ, कराची में कैंपस है? कराची है। ठीक है, सही है। तो ये सूरत हाल है चीमा साहब। एक मेरे ख्याल में एक सब्जेक्ट हमारा रह गया, वो सब्जेक्ट है कि एक साहब है मुख्तार साहब, वो सऊदी अरब में होते हैं चीमा साहब, बैरून मुल्क ओवरसीज पाकिस्तानी है। वो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, उनका बच्चे हैं यहाँ पे पढ़ते हैं। एक उनका बेटा है, उसका नाम है अरहम मलिक, वो बच्चा जो है यहाँ पर कॉमसेट यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है। तो जिस तरह हर बाप की और बच्चे की भी ख्वाहिश होती है कि मैं आला तालीम हासिल करूँ, तो इन्होंने अपने बच्चे की दाखिला करवाया ऑस्ट्रेलिया में, मैकलोड यूनिवर्सिटी है वहाँ पे, गालबन सिडनी में। इन साहब ने अपनी जो जमा पूंजी है या जो पैसे इन्होंने इकट्ठे किए थे, तकरीबन $22,000, $23,000, वो इन्होंने अपनी अहलिया को कहा कि वो तुम मेरे बच्चे की जो फ़ीस है वो जमा करवा दो। इनकी अहलिया आई, और ये गालबन ये गुजरात के ही हैं। इन्होंने, उनकी अहलिया ने ब्लू एरिया की जो नेशनल बैंक ब्रांच है उसमें वो पैसे जमा करवाए, $22,400 ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। और ये जाने चाहिए थे वहाँ पर, उस यूनिवर्सिटी में जाने चाहिए थे। चीमा साहब तकरीबन 1.5-2 हफ्ते गुजर चुके हैं, काफ़ी टाइम गुजर गया, वो पैसे वहाँ पर नहीं पहुँचे। यूनिवर्सिटी से पूछ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कह रही है कि हमारे पास जो है ना वो पैसे नहीं पहुँचे। बैंक वालों से वो पूछते हैं, यहाँ पर बैंक की कोई अफसर हैं, वो खातून अफसर, वो बताती हैं कि जी ये जो पैसे हैं ये डायरेक्ट नहीं जा रहे, ये हमने JP मॉर्गन UK बैंक में चले गए, वहाँ से वो पेमेंट होगी। अब 26 जून आ रहा है, आखिरी डेट आ रही है, उस अगर वो 26 जून तक वो पैसे जमा नहीं होते तो बच्चे का मुस्तकबिल भी गया, और इन पैसों का भी पता नहीं क्या बनेगा। एजाज़, ये बड़ी अफसोसनाक बात है। और अब ये देखें कि हमारी रियासत कितना एक लतीफ़ा बन चुकी है कि किसी बंदे को इसके पूरे सिस्टम पर एतबार नहीं है, और रियासत अपनी ज़िम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। भाई, आपका जो भी सिस्टम था,
आप और नहीं, कम अज़ कम आप इतने ऑनेस्ट हो सकते थे, आप ये बता देते कि अंदाज़न इतने दिन लगेंगे, हफ्ता लगेगा, 2 हफ्ते लगेंगे, 3 हफ्ते लगेंगे, आपको ये तो सिस्टम का आइडिया था ना, ठीक है। और अगर आप ये भी नहीं कर सकते, कम अज़ कम आपने अपनी इस चीज़ की ज़िम्मेदारी तो लें, वो भी ज़िम्मेदारी नहीं ले रहे। और इधर हालात ये होते हैं कि इधर हम ये भी नहीं कह सकते कि जो उधर हमारा जो ऑस्ट्रेलिया में मिशन है उनसे ही पैसे लेके दे दें, क्योंकि बाज़ का तो इनके पास बजट इतना शार्ट होता है कि जो बाहर हमारे सफारतखान है उधर लोगों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं होते। तो बड़ी अनफॉर्चुनेट आई बिलीव कि जो प्रेसिडेंट है नेशनल बैंक वो उसका नोटिस लेंगे और गवर्नर स्टेट बैंक उसका नोटिस लेंगे और लाजमी इस बच्चे का जो मसला है वो फौरी तौर पे हल करेंगे। तो नाजरीन, आपने हमारा आज का वीलॉग देखा। आपको कोई इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करना चाहें तो talkshock777@gmail.com पर हमारे साथ शेयर करें। बाकी कमेंट्स आपके करते रहते हैं और हम पढ़ते रहते हैं। हमें इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।